नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषक क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी वायुमंडल में अवांछनीय तत्व जब वायु के साथ मिल जाते हैं और वायु की रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन करते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा था कि प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से वायु प्रदूषण होता है। तो कुछ जो वायु प्रदूषक गैसें हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, CFC, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जो सभी गैसें हैं वो मुख्य रूप से वायु प्रदूषकों के रूप में मानी जा सकती है। तो इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले हमें इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि सबसे पहले तो हो जाएगा कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है। ये रंगहीन तथा गंधहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी शरीर में जाती है तो ये बॉडी में जो हमारा रक्त है उसके साथ क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जनरली क्या होता है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी कमी होने लगती है बॉडी में और मृत्यु तक हो सकती है इंसान की। जनरली ये होता है कि बॉडी में जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रक्त में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उससे क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि रात में कुछ पर्सन अंगीठी जलाकर सो जाते हैं, तो या फिर ऐसा नहीं सोना चाहिए अंगीठी जलाकर। क्यों? क्योंकि उसके जो स्मोक के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है बॉडी में और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी में, और इट कैन लीड्स टू सफोकेशन एज वेल एज मृत्यु तक भी हो सकती है मनुष्य की। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अगर हम बात करें तो SO2 की अगर बात करें तो श्वसन संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या ब्रोंकाइटिस की। कई बार जब डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में तो उससे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर NO2 की एक्सेस की वजह से लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं ये सब स्वास्थ्य संबंधी हम समस्याओं के अंतर्गत इनको ले सकते हैं कि मेनली NO2 जो कि मेनली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है तो उसके कारण कई बार आंखों में जलन होती है। इसके अलावा लेड के जो पार्टिकल्स जो कि पेट्रोल वगैरह के साथ मिलाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो लेड पार्टिकल्स के कारण मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी समस्याएं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पादप जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पादप जगत में सबसे पहले तो कुछ डिजीज, कुछ रोग हो सकते हैं। कई बार वायु प्रदूषकों के माध्यम से, एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण पत्तियों का जो कलर है वो पीला हो जाता है। जो ग्रीन कलर है पत्तियों का वो एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्लोरोफिल की कमी होने लगती है पादपों की पत्तियों में और उनका जो कलर है वो पीला हो जाता है, जिसे बोलते हैं हरिमाहीनता। हरिमाहीनता। तो ये जो रोग है वो मुख्य रूप से वायु प्रदूषकों के कारण होने वाला एक रोग है जो पादपों की पत्तियों के कलर को चेंज कर देता है। दूसरा है नेक्रोसिस डिजीज। नेक्रोसिस डिजीज में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, कुछ धब्बे टाइप स्ट्रक्चर संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। तो ये धब्बे टाइप जो संरचना है वो किन के कारण होती है? किसी एरिया में अगर प्रदूषकों की मात्रा ज़्यादा है तो उसके कारण इस तरह के रोग जो है वो
पौधों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो धीमी हो जाती है और मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें कमी आने लगती है। मिट्टी की जो पीएच होता है, एक पर्टिकुलर बैलेंस में अगर जो पीएच है, लेकिन इनके का रीज़न की वजह से पीएच जो है उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। और जो कई बार हम पेस्टिसाइड्स जो हैं या फिर केमिकल उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उससे भी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो पड़ते हैं पादपों के ऊपर। तीसरा हम ले सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अम्लीय वर्षा का भी मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण। कैसे? जनरली जो वर्षा है वो थोड़ा सा अम्लीय, हम बोल सकते हैं कि बरसात का जो पानी होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 5.6 के करीब होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा के दौरान जो पीएच है वो गिरकर 3 या 4 तक आ जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस वजह से दो जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से यही रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या होता है कि SO2 और NO2 ये जो हैं दो गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है, और वातावरण में औद्योगिकीकरण के कारण या फिर ऑटोमोबाइल से ज़्यादा धुआं निकलने के कारण इन दो गैसों की जो मात्रा है वो बहुत ही इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर क्लाउड्स, तो क्लाउड से जैसे ही रेनफॉल होता है H2O एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। जब भी पानी वाटर SO2 से रिएक्शन करेगा ये बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरा जब भी H2O NO2 से रिएक्शन करेगा ये बनाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल दोनों ही ऐसे एसिड है जो कि अंत में हमारी पृथ्वी पर आते हैं और बहुत इससे भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती है। प्लांट्स पर बैड एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। कई बार जो कोरोजन होता है मेटेलिक बॉडीज पर उसका भी रीज़न अम्लीय वर्षा है। इसका अलावा वायु प्रदूषण का इफेक्ट जो है वो ये है कि पृथ्वी का जो वैश्विक तापीकरण है वो प्रक्रिया भी हो रही है। जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और उसका मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण। तो वैश्विक तापीकरण, वैश्विक तापीकरण के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ध्रुवों पर जो बर्फ है वो जल्दी पिघलेगी, जो सी लेवल है वो इंक्रीज होंगे, जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर उसमें परिवर्तन होंगे, जो मौसम है उसमें चेंजेस आएंगे। कहीं एकदम सूखे की कंडीशन हो सकती है, कहीं फ्लड की कंडीशन हो सकती है। तो ये सब जो इफेक्ट हैं वो वैश्विक तापीकरण के कारण हो सकते हैं। और वैश्विक तापीकरण किसके कारण हो सकता है? वायु प्रदूषण के कारण। उसके बाद ओजोन लेयर में जो छेद होता जा रहा है, या हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे ओजोन जो लेयर है जो कि समताप मंडल में पाई जा रही है, ओजोन का क्षय। तो समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में मुख्य रूप से ओजोन गैस प्रेजेंट है। और ओजोन गैस का मुख्य कार्य क्या है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं ये उनसे हमारी रक्षा करती है। लेकिन आजकल जितना भी एयर कंडीशनर का यूज हो रहा है या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज हो रहा है तो उससे एक गैस रिलीज हो रही है जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर में जा रही है, ओजोन लेयर में जाकर उसको रिड्यूस करती जा रही है और उसी को कहा गया है ओजोन क्षय। तो ये सभी प्रभाव हैं वायु प्रदूषण से होने वाले। अब वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक हानिकारक गैसें हैं उनको कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित किया जाए। अधिक हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तन करने के लिए हम दहन प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कई बार अधिशोषण अवशोषण प्रक्रिया या एयर प्यूरिफायर का यूज़ किया जाए। इसके द्वारा क्या होगा, जो
मोर हार्मफुल गैसेस हैं वो लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरा, सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, उन कानून का जो लोग है, जनता है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तीसरा, रोकथाम के लिए हम कह सकते हैं कि रिसाइकल्ड पेपर्स का यूज़ किया जाए, उसके द्वारा हम ट्रीज को बचा सकते हैं, पेड़ों की बचाव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। पेड़ों को लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, तो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं क्लीन फ्यूल का यूज़ किया जाए, जैसे कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका उपयोग किया जाए। और हम कह सकते हैं कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए जिनके माध्यम से वायु कम से कम प्रदूषित होती हो। जनरली हम ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका यूज़ करते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम से ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो उसकी जगह पर हम जल, हाइड्रो पावर एनर्जी का यूज़ करें या सोलार एनर्जी का उपयोग करें, तो उनका यूज़ करके हम वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कई जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको वायु प्रदूषण के बारे में बताएं, उससे होने वाले प्रभाव और उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। तो इन सभी क्रियाओं को करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।